Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with Science Chapter 7 Part 2. I hope you remember its name. Yeah, right. Energy flow in an ecosystem. Since it has been a while we studied this chapter, let's have a quick revision of what we have learned till now. We started from the concept of food chain. We understood how all living organisms are related. Then we moved on to food web, which was nothing but two or more food chains combined together. Then we understood the concept of energy pyramid, in which we understood how energy is transferred in an ecosystem. Today we will start with another topic, biogeochemical cycles. अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है, इतना बड़ा सा नाम? बहुत सिंपल है. अगर हम इसे ब्रेक करके पढ़ें तो इसमें 3 वर्ड है, बायो, जियो, केमिकल. तो बायो इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मैंने बता चुकी हूँ पहले ही कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बायो मतलब एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया. जियो मतलब ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें हम लैंड की स्टडी करते हैं. तो ज्योग्राफी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ लैंड. तो जियो इज़ रिलेटेड टू लैंड, मतलब एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में लैंड, उसके बाद में केमिस्ट्री. उसमें सारे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, रिएक्शंस वगैरह देखते हैं. तो इस साइकिल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप किस तरह से है लैंड में, किस तरह से है एयर में, गैसियस स्टेट में, और किस तरह से उनके अंदर बीच में रिएक्शंस होते हैं. ये सारी चीज़ें जब हम कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हम उस साइकिल को बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल. अब एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में सिर्फ वन वे होता है. ये हम लोगों ने पढ़े हैं कि फूड पिरामिड में देखे हम लोगों ने, नीचे से ऊपर जाता है और नीचे से जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे छोटा होते जाता है पिरामिड और ट्रायंगल का शेप बन जाता है. तो एनर्जी फ्लो वन वे होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट का फ्लो कंटिन्यूस एक साइक्लिकल फ्लो होता है. एक साइकिल की फॉर्म में वो फ्लो होते हैं न्यूट्रिएंट्स. सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. उसमें सब इंक्लूड हो जाता है. कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो इनका फ्लो साइक्लिकल होता है. और किस तरह से ये फ्लो होते हैं लैंड में, एयर में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस साइकिल में. और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल. यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इंटरैक्शन. हाइड्रोस्फीयर इज़ नथिंग बट वाटर का जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर मतलब एयर, तो एयर और वाटर का इंटरैक्शन. फिर एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का, एयर और हम लोगों के आसपास की जो जंगल वगैरह है उन सब का रिएक्शन. इंटरैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज ज़मीन, प्लेन लैंड, जब जिसकी बात करते हैं हम, उन सब का इंटरैक्शन. और लिथोस्फीयर का कन्वर्जन होता है रॉक में और फिर सॉइल में, मतलब लैंड ब्रेक डाउन होता है पहले रॉक में फिर सॉइल में. तो ये पूरा कंटिन्यूस यहाँ पर देख लो कन्वर्जन चल रहा है, एक साइकिल चल रही है. तो इस साइकिल को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल. अब इसमें बहुत सारी साइकिल्स होती है. जैसे हम लोगों ने फूड चेन पढ़े थे, बहुत सारी फूड चेन्स होती है. फिर फूड वेब भी बहुत सारे होते हैं. 2-3 फूड चेन को मिला लेंगे तो फूड वेब बनते हैं. उसी तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बहुत सारी है. तो हम इस चैप्टर में 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने वाले हैं. एक कार्बन साइकिल, दूसरी ऑक्सीजन साइकिल और तीसरी नाइट्रोजन साइकिल. बस ये 3 साइकिल्स हम लोगों को पढ़नी है. काफ़ी इजी है, आगे देखोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा.
न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर एंड वाइस वर्सा इन एन इकोसिस्टम। हम लोगों के इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स बायोटिक से अबायोटिक फैक्टर में जाते हैं। अब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये टर्म्स आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, बिकॉज आगे हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो बायोटिक, बायो अगेन ये वर्ड आ गया, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिएंट्स किस तरह से अबायोटिक फैक्टर में जाते हैं। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से न्यूट्रिएंट जाते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये इकोसिस्टम में हमेशा चलता रहता है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सारे स्फीयर्स में ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ट्रांसफ़र। जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। बट हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो बहुत सिंपल और बेसिक लेवल पर पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल में किस तरह से यहाँ पर एक वाटर साइकिल का एग्जाम्पल दिया गया है कि वाटर का किस तरह से साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। तो हमें फ़िलहाल वाटर साइकिल नहीं पढ़ना है, हमें 3 साइकिल्स पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा बायोजियोकेमिकल की 2 टाइप होती है इस साइकिल की, एक गैशियस और दूसरा सेडिमेंट्री। गैशियस नाम से समझ में आ रहा है, ये साइकिल रिलेट करती है गैशियस स्टेट से, गैस से। सेडिमेंट्री ये साइकिल जो रिप्रेजेंट करती है रॉक्स को, लैंड को। सेडिमेंट हम लोग मोस्टली जब लैंड की बात करते हैं तो हम सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें सेडिमेंट ये वर्ड लैंड से रिलेटेड होता है। तो हम लोग बेसिकली साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल 2 टाइप की होती है, एक जो हवा में चलती है, दूसरी जो लैंड पर चलती है। जो लैंड में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, हवा में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैशियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ का जमा होना। तो अबायोटिक गैशियस जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका एटमॉस्फेयर में हमें हमेशा एक एक्यूमुलेशन, बहुत सारा हम लोगों को न्यूट्रिएंट हवा में मिलेगा। हम लोगों की जो हवा है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। और ये जो गैशियस साइकिल होती है ये बहुत फास्ट रेट पे होती है, बिकॉज गैस जो होती है वो बहुत फटाफट यहाँ से वहाँ मूव होती है, तो ये साइकिल बहुत ही स्पीड में चलती है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें जो हमारी हवा में होती है उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लूड करेंगे किस में, गैशियस साइकिल में। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब वो साइकिल जो जिसमें सारी चीज़ें ज़मीन से रिलेटेड होगी। तो ज़मीन में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये बहुत स्लो रेट पर होती है, बिकॉज इसमें सब चीज़ें सॉलिड होती है, ट्रांसफ़र होने थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में होती है। तो ये सारी साइकिल को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, जो लैंड से रिलेटेड होती है। और गैशियस साइकिल वो जो हवा में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उससे रिलेटेड होती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि गैसेस और सेडिमेंट्री साइकिल ये दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज़ ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है और हम लोगों ने पढ़ा है कि इकोसिस्टम में हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो ये गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल दोनों आपस में रिलेटेड है, और ये किस तरह से रिलेटेड है हम देखने वाले हैं आगे, इसीलिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारी सबसे पहली साइकिल पर, कार्बन साइकिल। अब जब भी कार्बन साइकिल में क्या होता है, सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग होगा कार्बन का फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। क्या होगा इसमें, कार्बन रिसाइकल होगा, पहले एटमॉस्फेयर से किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स से वो ट्रांसफ़र किस में होगा,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मर जाएंगे तो ज़मीन में जाएगा और फिर उसके बाद में फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। यहाँ पर आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया गया है कि किस तरह से ये साइकिल चलती है। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, बायोटिक कार्बन यहाँ पर प्लांट्स से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन होता है, इंडस्ट्रीज से कार्बन निकलता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से रिलेटेड है यहाँ देखिए। सबसे पहले तो प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को? एक तो सनलाइट और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। ये तीन चीज़ प्लांट्स को लगती है ताकि वो अपना खाना बना सके। और वो फूड कौन से फॉर्म में होगा? प्रोटीन्स के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, इन सारे फॉर्म्स में प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करके खाना बनाता है। तो CO2 पहले किस में था? हम लोगों के एटमॉस्फेयर में था, सराउंडिंग एयर में था, और फिर वो किस में चला गया? प्लांट्स में, मतलब अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में आ गया। उसके बाद में प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। ये हम लोगों ने फूड चेन में पढ़े हैं। हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स। तो CO2 प्लांट से गया हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से गया कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से गया एपेक्स कंज्यूमर में, और उसके बाद में वो जाता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, मैंने आप लोगों को बताई हो कि कॉम्प्लिकेशंस लोगों के, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बड़े बड़े होते जाते हैं वो उन लोगों के जो प्रोसेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इसमें जो कार्बन था CO2 के फॉर्म में, वो बढ़ बढ़ के अभी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बन गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। और बहुत सारे प्रोटीन बन जाता है, फैट बन जाता है, वो बोन्स वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जब हम लोगों का कार्बन अब कन्वर्ट हो चुका है तो उसे वापस से उस सिंपल CO2 के फॉर्म में लेके आना डिफ़िकल्ट होगा। तो वो काम करते हैं हम लोगों के डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं या फिर फंगस होते हैं जो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे जो भी डेड एनिमल है। सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जब मरते तो ज़मीन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर डीकम्पोज होते हैं। तो जब डीकम्पोज हो गए ये सारे एनिमल्स, तो फंगाई और बैक्टीरिया ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे इन सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन्हें ब्रेक डाउन करने का और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने का। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब ये लोग लेकर आते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बन का होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ CO2। फिर वो CO2 गैस है, हम लोगों को पता है गैसियस स्टेट में है, तो वो रिलीज़ होगी एयर में। फिर उसके बाद में वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब होगा और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। क्या हुआ इसमें? एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने लिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, एपेक्स कंज्यूमर। उसके बाद में डीकम्पोजर्स ने लिया, उसके बाद में वो डीकम्पोजर्स ने एयर में कन्वर्ट किया CO2 में, जो एयर में चला गया, और फिर यही साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल साइकिल है कार्बन साइकिल। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है आप लोगों को कि CO2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के डीकम्पोजर से नहीं रिलीज़ होता है, बल्कि अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं, जब बर्न कर रहे होते तो गैस निकलती है। जब भी कोई आग लगती है कहीं पर भी तो वहाँ से धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं होता है उसमें क्या होता है? CO2। उसके अलावा जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उस टाइम पर भी धुआं निकलता है, तो उसमें से भी क्या निकलता है? CO2। अब जैसे कि पेट्रोल वगैरह जब हम गाड़ियाँ चलती है तो वो जो गाड़ियाँ उसमें से, गाड़ी में से भी धुआं निकलता है। ऑटोज़ या फिर कार, बाइक, अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, उन सब में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है। तो वो जो धुआं होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों से भी हमेशा हम बायोटिक फैक्टर्स में से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बायोटिक फैक्टर्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू। अब रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे रिलीज़ करते हैं? ब्रेक डाउन करके।
जब भी हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है और उस टाइम पे हमारी बॉडी से जो शुगर वगैरह है वो ब्रेक डाउन होता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अबायोटिक फैक्टर किस तरह से रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक एक्टिविटी। और बायोटिक फैक्टर किस तरह से रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन से। अब यहाँ पर मेन प्रोसेस दिया गया है कार्बन साइकिल का। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है, प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो CO2 प्लस H2O कंबाइन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल यूज़ होगा। तो क्या बनेगा, ये C6H12O6 क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो प्लांट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, एक तो शुगर, दूसरा वाटर और तीसरा वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। तो ये 3 चीज़ बनती है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और हमारी बॉडी में ऑलरेडी शुगर वगैरह रहता है। जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हमारी बॉडी में शुगर प्रेजेंट होता है। तो उस शुगर को ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स में कौन करता है, क्लोरोफिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है। तो वो CO2 बनाएगा जो हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर बनाता है जो हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, और साथ ही साथ हमें एनर्जी देता है जो हम अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट। क्या पढ़े हम लोगों ने, कार्बन साइकिल क्या होती है, किस तरह से कार्बन साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज़ होता है अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स से। और 2 मेन प्रोसेस, एक तो फोटोसिंथेसिस का, दूसरा रेस्पिरेशन का। ये फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की कार्बन साइकिल ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन साइकिल। इससे पहले हम ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो वो हम लोगों के रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो 21% ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हम लोगों के एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे स्फीयर्स में भी प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, वाटर में H2O होता है तो वहाँ पर भी प्रेजेंट है। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन, ज़मीन में भी हम लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में या CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ये कि ऑलमोस्ट हर एलिमेंट से वो रिएक्ट करता है, हर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कुछ ना कुछ बनाता है। और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और एब्जॉर्ब किस तरह से होता है, एक तो रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं उस टाइम पर। सेकेंड कंबशन, कंबशन मतलब जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उस टाइम पर ऑक्सीजन यूज़अप होता है। उसके अलावा डीकम्पोजिशन, जब फंगस और बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, हम लोगों के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस टाइम पर जो डीकम्पोजिशन के वक्त उन्हें ऑक्सीजन लगता है, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन यूज़ होता है। उसके अलावा करोजन, कोई भी चीज़ जब सड़ जाती है तो सड़ती है क्यों, बिकॉज वो काफ़ी देर तक के उसको बाहर रखेंगे, हवा में रखेंगे तो वो चीज़ें सड़ जाती है, तो वो करोजन के टाइम पर भी ऑक्सीजन यूज़अप होता है। उसके अलावा कब एब्जॉर्ब होता है, रस्टिंग, आयरन सड़ जाता है काफ़ी टाइम तक के, देखोगे अगर बाहर रहोगे, मोस्टली बारिश के टाइम पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा
कि जब गीली चीज़ में आयरन को रखते हैं तो उसमें रस्टिंग होती है, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाती है, करोड होने लगती है और फिर टूट जाती है। तो ये करोजन भी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन के साथ वजह से। और ऑक्सीजन क्या करता है इसमें? आयन के साथ रिएक्ट करता है और इसी वजह से रस्ट फॉर्म होता है। तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन प्रोड्यूस किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस से। इसके अलावा कुछ फन फैक्ट्स दिए गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जब सांस लेते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एरोब्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एनेरोब्स। एनेरोब्स मतलब ऑक्सीजन नहीं लेते, एयर से रिलेटेड है एरोब। अब ऑक्सीजन इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन सब में भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। वेरियस केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हम लोगों के केमिकल रिएक्शंस में, फॉर एग्जांपल रस्टिंग, ये सारी चीज़ों में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर ओजोन लेयर प्रोडक्शन। ओजोन लेयर के प्रोडक्शन में ऑक्सीजन यूज़ होता है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर रिएक्ट कर आपस में या किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं ऑक्सीजन का लेयर, विच इज़ नोन एज ओजोन लेयर, और इसका फॉर्मूला होता है O3। हमारी जो गैस एयर में जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है उसका फॉर्मूला होता है O2। तो ऑक्सीजन साइकिल एग्जैक्टली क्या होती है? Circulation and recycling of oxygen within biosphere is called oxygen cycle। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और उसका रिसाइकल जिस तरह से पूरा जो होता है पूरे हमारे बायोस्फीयर में, उस प्रोसेस को, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल। अब इस साइकिल में भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब ये ऑक्सीजन साइकिल कैसे होती है? पहले तो CO2 एब्जॉर्ब करता है प्लांट और फिर वो रिलीज़ करता है O2 को। फिर वो O2 हम रेस्पिरेशन के थ्रू या दूसरे प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में हम जब मर जाते हैं तो डिकम्पोज होते हैं। तो उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी O2 इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद में वो CO2 रिलीज़ करते हैं, फिर प्लांट्स में जाता है और फिर वो प्लांट से O2 निकलता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद आती है हम लोगों की नाइट्रोजन साइकिल, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों की एयर का 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये साइकिल ऑफ नेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत यूज़फुल होता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हम लोगों का जो DNA होता है, जीन्स जिससे बनती हैं, तो वो जो DNA है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बाकी सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन से हम कंपेयर करें तो ये ना के बराबर रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव है लेकिन नाइट्रोजन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। और मोस्टली उसका जो फ्री फॉर्म है, जो नाइट्रोजन N2 या N2 के फॉर्म में अगर है, वो जैसे O2 होता है वैसे ही N2 भी होता है। तो नाइट्रोजन जब N2 के फॉर्म में फ्री फॉर्म में होता है एटमॉस्फेयर में,
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसे थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके हम उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और वो प्रोसेस किस तरह से होता है वो भी हम आगे देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वही जो नाइट्रोजन N2 को कन्वर्ट करेगा ऐसे फॉर्म में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब वो 3 स्टेप्स में होता है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये स्टेप्स हम डिटेल में देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो हम नाइट्रोजन है N2 उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में या फिर नाइट्रेट्स में, NO2 में या NO3 में कन्वर्ट करते हैं थ्रू एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली सॉइल में, जो एटमॉस्फेयर में जो भी N2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करेंगे, यूज़ करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में, मतलब NO2 में या फिर NO3 में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एमोनिफिकेशन क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, जब डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती है या फिर वेस्ट जो होता है हम लोगों की बॉडी का, वो सब जब लैंड में जाता है, सॉइल में जाता है, तो उस टाइम पर वो ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है और वो रिलीज़ करता है अमोनिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। यहाँ पर दिख रहा है प्लांट्स एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, इन्हें डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरियाज या फिर फंजाई। तो ये जब उन्हें डिकम्पोज करते हैं सॉइल के बैक्टीरिया, तो वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अमोनिया, और यहाँ पर दिया गया है अमोनियम में कन्वर्ट होते हैं। अमोनिया इज़ NH3, अमोनियम इज़ NH4 प्लस, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, न्यूट्रल नहीं होता है ये। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट था। उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में। अब किस तरह से करते हैं, यहाँ पर अमोनिया दिया गया है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला NH2 माइनस होगा, यहाँ पर उसे कन्वर्ट करेंगे NO2 में। अब NO2 में कौन कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में, और उन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं नाइट्रोजोमोनास। इनका नाम होता है नाइट्रोजोमोनास। क्यों नाम होता है इनका ये, बिकॉज ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट से हम लोगों को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज NO3 भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये NO3 में किस तरह से कन्वर्ट होगा, एक और बैक्टीरिया यूज़ होगा उसमें, और उस बैक्टीरिया का नाम होगा नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोजोमोनास क्या करेंगे, अमोनिफिकेशन में जो अमोनिया बना था उसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, और नाइट्राइट वाले जो बैक्टीरिया है जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, वो कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट को नाइट्रेट में। और इस प्रोसेस को अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन, उसका उल्टा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, जिसमें हम नाइट्रोजनस कंपाउंड है, N2 है, NO2 है, इसे हम NO2 NO3 को कन्वर्ट करेंगे N2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर दिख रहा है NO3 पहले बनता है NO2, फिर NO2 बनता है NH2 अमोनिया, और फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है N2 N2O NO, और ये ऐसे फॉर्म्स है जो नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन करता है, बेसिलियस, सीडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे बैक्टीरियाज है जो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में NO2 NO3 में कन्वर्ट होता है, और NO2 NO3 हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन में NO3 से NO2 में, और NO2 से NH3 में, और उससे N2 N2O और NO में,
और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो कंपोनेंट्स हैं हम इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पर। नाइट्रोजन साइकिल क्या होगी, सिंपल वही कंसेप्ट है, जब सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, जो पूरा नाइट्रोजन का सर्कुलेशन किस तरह से होगा, उसका रिसाइकल किस तरह से होगा, किस तरह से वो N2 से NO2 में जाएगा, NO2 से NO3 में जाएगा, और फिर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल क्यों, बिकॉज ये कंटिन्यूस चलता रहता है और इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, इवन बैक्टीरियाज, डिकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, नाइट्रोजन नॉर्मल N2 के फॉर्म में है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या क्या होंगे प्रोसेस, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, और उसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन बाद में होगा। तो अमोनिफिकेशन होगा, पहले अमोनिया बनेगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, NO2 NO3 में बनेगा। तो बैक्टीरिया है जो NH3 को कन्वर्ट करेंगे NO3 में, फिर कुछ ऐसे होंगे जो NH4 को NO2 में कन्वर्ट करेंगे और NO2 को NO3 में कन्वर्ट करेंगे। और फिर NO3 या तो डायरेक्टली हम प्लांट्स एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं और या फिर बैक्टीरियाज यूज़ करेंगे, और वो करेगी डीनाइट्रीफाई, मतलब NO3 को वापस कन्वर्ट करेंगे NO2 में। जब प्लांट्स में चले जाएगा, अगर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो प्लांट्स के थ्रू वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चला जाएगा। किस तरह से, पहले तो हर्बीवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में, फिर एपेक्स कंज्यूमर में, फिर डिकम्पोजर में, और ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो हमारा चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी नहीं, सबसे पहले तो बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है, उसके बाद में उसके 2 टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने 3 बायोजियो केमिकल साइकिल्स देखे, एक कार्बन साइकिल, सेकेंड ऑक्सीजन साइकिल, थर्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप्स भी देखे हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें नोट कर लिया। होपफुली अब ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्लियर होगा। इंशाल्लाह आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।